जो आज का चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, वितान का चैप्टर है ये, पहला चैप्टर, और आपके सिलेबस में है ये प्री मिड टर्म में। तो इसकी समरी बोल रही हूँ मैं। ये जो है मनोहर श्याम जोशी का लिखा हुआ है, और इसमें जो कैरेक्टर है यशोधर बाबू, वो जो है बहुत पुराने ख्यालों के हैं। उनकी वाइफ भी बहुत पुराने ख्यालों की हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो नए ख्यालात के हैं, आधुनिक विचारों के हैं। तो वो इस वजह से अपने बच्चों के सामने उनको, भले ही वो पुराने विचारों के हैं, लेकिन बच्चों की बात उन्हें माननी पड़ती है। तो इस तरह से जो उनकी ये सिल्वर वेडिंग का मतलब है कि उनकी 25वीं एनिवर्सरी होती है, शादी की सालगिरह। तो जब वो ऑफिस में होते हैं तो उनको, ऑफिस वालों को पता चलता है कि भाई उनकी 25वीं वर्षगांठ है। तो वो जो है उनसे ट्रीट मांगते हैं। तो उनको लगता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और उनके जो पहले पूर्ववर्ती जो ऑफिसर थे यशोधर बाबू के, किशनदा, वो अनमैरिड थे। तो लेकिन उनके जीवन की छाप उनके जीवन पर, यशोधर के जीवन पर पड़ी है, उन्हें वो फॉलो करते थे। तो ये इस तरह से ये जो चैप्टर है इसकी समरी है कि यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो अपने कार्यालय में ठीक तय समय पर आकर बैठ जाते हैं। उनके कारण उनके जो नीचे काम करने वाले हैं उन्हें भी उस समय तक बैठना पड़ता है। जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, दिन भर उनके साथ वो भले ही कैसा भी व्यवहार करते हों यशोधर बाबू, लेकिन छुट्टी के समय वो उनको खुश करके घर भेजते थे। वे अपने नीचे काम करने वाले असिस्टेंट ग्रेड के जो क्लर्क थे, चड्ढा, उनके वो बड़ी रूड थे, लेकिन उनकी रूडनेस को भी वो अनदेखा कर देते थे। और इसी बात से पता चलता है कि उनकी शादी को आज के दिन 25 साल पूरे हो गए। तो जो बाबू, जो उनके ऑफिस में जो काम करने वाले थे, जब जो यशोधर बाबू, मैंने अभी आपको बताया कि उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा थे, तो उन्हें उनकी याद आ जाती है। और कुछ देर के लिए उनके साथ बिताए गए समय की जो यादें हैं उसमें वो खो जाते हैं। चड्ढा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक से निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 Feb 1947। यानी उनके मुंह से निकल गया कि उनकी जो मैरिज हुई थी वो जो है 6 Feb 1947 को हुई थी। तो ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत बता दिया कि उन्हें उत्तर दिया कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, यानी उनकी एनिवर्सरी को विश किया। तो वो जो है बताते हैं कि ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब चोचले हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है ये सब कुछ। और लेकिन फिर भी जो उनके ऑफिस वाले हैं उनसे ट्रीट मांगते हैं, तो वो जो है उन्हें ट्रीट दे देते हैं। उसके बाद ऑफिस से जब घर आते हैं, तो ऑफिस से घर आने के बाद जो उनका कार्यक्रम होता है, उनकी जो डेली रूटीन होता है यशोधर बाबू का, वो ऐसे होता है कि जब वो घर आ जाते हैं, घर आने के बाद जो उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा थे, तो उनके नियम हैं उनको ही वो फॉलो करते हैं। तो किशनदा के मार्गदर्शन में वे आज यहाँ तक उनके ही फॉलोअर बन करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। यशोधर जी किशनदा के समान ही सिद्धांतों के भी धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ बैठकर प्रवचन सुनते हैं, अपना स्वयं का ध्यान लगाते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं, जहाँ से वो साग सब्जी खरीदते हैं, और इसी समय लोगों से भी मिलते रहते हैं। घर में ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही जाते हैं। और ऑफिस का सारा समय तो 5 बजे का है, लेकिन वे घर रात्रि में 8 बजे पहुँचते हैं। अब उन्हें जो उनके पूर्ववर्ती वो थे अधिकारी किशनदा, उनकी याद कैसे आती है उन्हें कि जब यशोधर बाबू बिरला मंदिर जा रहे थे, तो उनकी नज़र जो है उनके अहाते, यानी जहाँ पर वो रहते थे किशनदा, वहाँ पर पड़ी। वहाँ उनका जो है किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर था, और उसके जो उनका क्वार्टर था, अब उनके क्वार्टर के स्थान पर वहाँ 6 मंजिला मकान बन गया। तो उन्होंने जो है वहाँ पे जितने क्वार्टर बने हुए थे, जो भी वहाँ का बिल्डर था, उसने वो सब तोड़ के क्वार्टर्स और बहुमंजिल इमारत बना दी। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको अच्छी नहीं लगी थी, उनको जो यशोधर बाबू थे, उन्हें सब बहुत बुरा लगा कि जहाँ पर उनके वो रहते थे आइडियल, तो वो जो है फिर उनके घर की जगह तोड़ करके वहाँ पर वो मकान बना दिया जाता है। तो किशनदा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं रहता कि किशनदा के समान शादी ही न करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते, क्योंकि जो किशनदा थे वो एक सोशल वर्कर भी थे।
तो उन्होंने जो है अपना पूरा समय समाज की सेवा में ही लगा दिया और शादी नहीं की थी। लेकिन उनको याद आ गया, तभी उनको याद आ जाता है यशोधर बाबू को कि किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका सेवा करने वाला कोई नहीं था। वो गांव चले गए थे और वहां जाने के बाद जो उनकी मृत्यु हुई वो बीमारी के कारण हुई, किसी ने उनकी सेवा नहीं की। यशोधर को याद आता है कि प्रतिदिन जब वो घूमकर लौटते थे तो किशनदा अपने मानस पुत्र यशोधर के घर ही आते थे, यानी यशोधर को उन्होंने अपना पुत्र बना रखा था। और किशनदा ही उन्हें जल्दी उठना, सैर पर जाना, ये सब उन्होंने ही सिखाया था, क्योंकि किशनदा कहते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यही कारण है कि जब किशनदा दिल्ली में रह रहे थे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई, यानी उन्होंने उनकी पूरी सेवा की। भले ही उनकी पत्नी और बच्चे उनसे नाराज़ रहते हों, लेकिन उन्होंने किशनदा को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और जितने भी वो रूल रेगुलेशन थे वो सब उन्होंने उनसे विरासत में सीखे थे। तो लेकिन उनको यशोधर को ये दुख था कि वो इतना मतलब एक समाज सुधारक थे, लेकिन फिर भी उनका जो बुढ़ापा था वो अच्छी तरह से नहीं बीता। अब यशोधर बाबू का परिवार के साथ, जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ कैसा संबंध है कि वो जो है सिद्धांत के पूरे पक्के थे यशोधर बाबू, और कई वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर उनका जो है मतभेद होता रहा, यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी कारण वे जल्दी घर लौटना नहीं चाहते थे। जैसे उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक बनना तरीका जरा भी पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी मॉडर्न बन के रहे, ये उनको पसंद नहीं था, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। यानी वो सिर्फ वो जो उनके जो संस्कार हैं वो आधुनिक नहीं थे, वो बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉड बन गई थी। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया। यशोधर परंपरावादी हैं किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, इसलिए उनकी पत्नी बच्चों के इस पक्ष में रहती हैं। उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग और ढकोसला मानती हैं। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर शैनल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुआ से, लोग करे तमाशे कहकर मजाक बनाते थे अपनी पत्नी की। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था से 1500 रुपये महीने की एक नौकरी मिल गई थी। उनको यह साधारण पुत्र का असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती थी, क्योंकि वो तो बहुत सिद्धांतवादी थे। मंझले पुत्र जो उनका बीच वाला बेटा था उसे एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको जो है उसका वहाँ पर जाना भी अच्छा नहीं लगा। बेटी का विवाह के लिए तैयार न होना उनको बहुत खटकता था। बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती थी, जैसे डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वे मन ही मन अपनी भूल मानते हैं। बच्चों के तर्कों के सामने वो निरुत्तर होकर सोचने लग जाते हैं कि पुश्तैनी घर में जाकर मरम्मत की जिम्मेदारी लेने के अतिरिक्त बेकार के झगड़े भी लेने पड़ेंगे। इस तरह से वो जो है अपने उनके बच्चों के विचार आधुनिक थे और उनके पुराने थे, तो उनके विचार उनसे मिलते नहीं थे। अब जो मंदिर में यशोधर बाबू की मानसिक दशा का वर्णन कैसे किया है लेखक ने कि आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा है। वस्तुतः वे मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, यानी जो यशोधर बाबू हैं वो धार्मिक और कर्मकांडी नहीं हैं। वे तो अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, यानी जो आदर्श उन्होंने अब किशनदा से सीखे हैं सिर्फ उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे किशनदा के समान मंदिर जाने लगे हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन उनका मन इन चीज़ों में नहीं लगता। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए, यानी अपने बुढ़ापे को सुधारना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है, यानी उनके जीजा का नाम भी जनार्दन जोशी था, जिनकी तबीयत खराब है और उनका हालचाल पूछने उनको अहमदाबाद जाना पड़ेगा। अब उन्हें क्योंकि प्रवचन सुना उसमें जनार्दन शब्द आया तो अपने जीजा की तबीयत के बारे में भी याद आया, किंतु तुरंत ही उन्हें ध्यान आया कि पत्नी और बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा। उनके बच्चों व पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मुक्त, मतलब उनके बच्चे ये सोचते थे कि उनके घर वाले तो उनका लगाव करते नहीं, लेकिन यशोधर बाबू जो है अपने परिवार की तरफ झुकते हैं, और इस तरह से एक तरफ से झुकना ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ये सब मूर्खता है। तो यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, लेकिन उनके बच्चे उनकी बातों को जल्दी से नहीं मानते थे। अब उन पति पत्नी के बीच मतभेद भी इसीलिए होता था कि उनकी पत्नी जो है परंपरागत रूप से
यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को पसंद नहीं था। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर विधवा बुआ के पास रहे हैं, जहाँ बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। अब यशोधर जी की क्या इच्छा थी? यशोधर जी चाहते हैं कि समाज में उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने, यानी उनका बुढ़ापे में उनका सम्मान हो, मेरे बच्चे भी उनका उनके बच्चे भी उनका आदर करें और हर बात में उनकी सलाह लें, जैसे वो किशनदास से लेते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं जो कहूँ बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझें, किंतु यह उचित नहीं है कि जो मन में आए करें, यानी बच्चों को वो सही ढंग से काम कराने की इच्छा रखते थे मन में कि उनके बच्चे जो हैं सही काम करें। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कहें कि पापा दूध लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, राशन लाना, CGS डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना जैसे काम छोड़ दे। वे चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन लाकर उनको दे, लेकिन उनकी इन इच्छाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अब सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू अपने घर पहुँचे तो उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी। घर के बाहर YD पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, लेकिन उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी, यानी जब वो वहाँ आते हैं तो जैसे सुदामा कृष्ण जी के पास से लौट कर आते हैं और अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह महल देखते हैं, तो ऐसे ही उनका घर भी जो क्वार्टर था वो एक बढ़िया बिल्डिंग बन गई और गाड़ी और मोटरसाइकिल वहाँ पर खड़ी हैं। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू की समझ में अभी तक कुछ भी नहीं आया था। यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी हैं और कुछ मेम साहबों को विदा कर रही हैं। लड़की ने जीन्स और बगैर बाह का यानी विदाउट स्लीव्स का टॉप पहना हुआ है। पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिंचाव, यानी उन्होंने बालों को कलर किया हुआ है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है, यानी ये सब कैसे हो गया। यशोधर चुपके से घर पहुँचे तो उनके बड़े बेटे ने खिड़की से लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के भांजे चंद्र तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीना कमाने लगा है तभी से। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, अतः उनको विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, विस्की सब अच्छी नहीं लगी। उनको यह भी इस चीज़ का भी दुख हुआ कि जब वे सुबह ऑफिस गए थे तब इस प्रोग्राम का उन्होंने कोई उनके सामने चर्चा नहीं की थी। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते तथा जिनके नाम उनको पहले बता दिए गए थे उनको YD पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। अब यशोधर जो है उनका शाम का समय, जो शाम को वो पूजा करते थे, तो यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं तभी मैं उठूँ, यानी उनको मेहमानों का आना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो पूजा में बैठ गए थे। उन्हें यही लग रहा था कि सब चले जाएं तब मैं पूजा से उठूँ, तो वहाँ जानबूझकर बैठे हुए थे। आज पूजा में भी उनका किशनदार दिखाई दिए। यशोधर बाबू उनसे पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदार ने बताया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि अपने बीवी बच्चों के प्रति मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मानो वे कह रहे हैं कि जैसे आज तू अकेलापन महसूस कर रहा है वैसा ही एक दिन यह भूषण भी करेगा जो आज इतना उछल रहा है। भूषण यानी उनका बेटा। इसी बीच उनकी पत्नी ने आकर उनको झड़क दिया और वे आसन से उठ गए, यानी पूजा से उठ गए। आयोजन का समापन, उनकी जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा था उसका समापन कैसे होता है कि पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा, यानी उन्होंने चेंज कर लिया था तो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उसकी जीन्स पर व्यंग कसते हैं। जब उन्होंने देखा कि बेटी गुस्सा हो रही है तो उन्हें भी गुस्सा आया कि उनकी बेटी ने जीन्स पहनी हुई है, तो अपनी बेटी के पहनावे पर गुस्सा आया। यशोधर से जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा, यानी जो गिफ्ट उनको मिले थे उन्हें खोलने के लिए कहा, तो
तो वे कह देते हैं कि तुम खोलो और तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोल कर कहता है कि यह उन्हीं ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहन कर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पजामा उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह सब बात चुभ गई थी कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूँगा। अथवा गाउन पहनकर वे किशनदा बन गए, किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो आई। यानी वो अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सके, बल्कि उनके बच्चे ही उन्हें अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। थैंक यू। ये जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फोर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। और ये स्टूडेंट्स जो हैं काम बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं कंप्लीट करके, और ना ही बच्चों ने टेस्ट दिया है। ये मैं प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करूँगी इस चीज़ की कि बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हिंदी का तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हैं।